चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं भारत का जो भौतिक विभाजन है भारत के भूगोल के अंतर्गत। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे और जानेंगे इससे संबंधित जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ देखिए भारत का भौतिक विभाजन की अगर बात करें तो अलग अलग पार्ट में इसको बांटा गया है। तो जैसे अगर बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत जो है आपको देखने को मिलेगा 7वें नंबर पर आता है। तो ये हमने पहले देख चुके हैं 7वें नंबर पर, यानी कि इसके पहले जो है 6 बड़े देश हैं। और आकार की इस विशालता के कारण भारत के भौतिक स्वरूप में अनेक विविधताएं देखी जाती है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे जो प्रमुख उच्चावच है जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है, इन सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ अगर बात करें भारत की विभिन्न स्थलाकृतियों की, तो स्थलाकृति के हिसाब से अगर देखें तो अलग अलग भागों में जैसे कि 43% आपको यहाँ पे मैदान देखने को मिलेंगे भारत के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा 28% आपको पठार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे 18% अगर बात करें तो यहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेगा और 11% आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पर्वत। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ बांटा गया है और भू आकृति विज्ञान के आधार पर भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो उन 6 भौतिक प्रदेशों को आप यहाँ देख लीजिए। जैसे सबसे पहले अगर बात करें उत्तर व उत्तर पूर्वी जो पर्वतमाला है, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट रूप से ये जो है हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो आपको कंप्लीट रूप से इस भाग में देखने को मिलता है। भारतीय मरुस्थल देखने को मिलता है, जैसे थार का मरुस्थल है। ठीक है, साथ में प्रायद्वीपीय भारत देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो आपको देखिए ये जो है प्रायद्वीपीय भारत में ये कंप्लीट रूप से ये वाला भाग देखने को मिलता है। इसके अलावा तटीय मैदान देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान आपको देखने को मिलता है। द्वीप समूह लक्षद्वीप देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है। तो ये सभी कंप्लीट रूप से देखें तो 6 भौतिक प्रदेशों में या 6 जो आकृति है, यानी कि 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को यहाँ पे बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो पर्वतमाला है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार से हिमालय हैं। ट्रांस हिमालय जो पार हिमालय है। ठीक है, इसके अलावा 3 आपको मुख्य देखने मिलेंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे आप हिमालय में अभी मैं यहाँ दिखाऊंगा मैप में आपको। उसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए जो हिमालय है यहाँ देख सकते हैं सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक यहाँ विस्तृत है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता होगी। इसके अलावा उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, जैसे भावर है, तराई है, जलोढ़ का मैदान है। इसके अलावा अगर क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो पंजाब का मैदान है, गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें हम जो मतलब जो भारतीय मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल की अगर बात करें तो भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत देखिए जो अरावली पहाड़ियाँ है उसके उत्तर पूर्व व पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित ये काफ़ी शुष्क क्षेत्र है, जो भारतीय मरुस्थल या फिर थार का मरुस्थल कहलाता है। और यहाँ वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। लूनी जो है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो थार का मरुस्थल है ये वाला क्षेत्र है इसमें। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो स्थल खंड का जो ऐसा भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसके प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है। तो तीनों क्षेत्र से जल से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय बोला जाता है और प्रायद्वीपीय भारत इसको बोला जाता है। जिसके अंतर्गत हम देखें तो ये देखिए त्रिभुजाकार, मतलब ये जो है प्राचीन गोंडवाना का भाग है, गोंडवाना जो लैंड है उसका भाग है। ठीक है, दक्कन यहाँ देखने को मिलता है, मध्य जो उच्च भूमि भूभाग देखने को मिलता है, उत्तर पूर्वी पठार देखने को मिलता है। तटीय मैदान में आपको पश्चिमी तटीय मैदान देखने को मिलता है ये वाला, और पूर्वी तटीय मैदान, 2 चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। द्वीप समूह में आपको 2 द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? एक तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है, और एक तो अरब सागर में स्थित है जिसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारे आपको जो है द्वीप देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत, छोटे छोटे। तो उनके बारे में हम जो है जब क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। तो चलिए अब जो है कंप्लीट हमारा ओवरव्यू हो गया। यहाँ पे देखिए एक जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ हम शुरू से देख लेते हैं, मैप भी रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको हिमालय देखने को मिलेगा। हिमालय यहाँ देख सकते हैं, देखिए हिमालय के अंतर्गत जो ट्रांस हिमालय है वहाँ आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद बृहद हिमालय देखने को मिलता है कंप्लीट रूप से। फिर यहीं पे आपको लघु हिमालय देखने को मिलता है, उसके बाद शिवालिक देखने को मिलता है। तो तीनों देखिए यहाँ से सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये विस्तृत है। और सिंधु नदी का जो तंत्र है आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए जो हम नदी तंत्र में पढ़ेंगे इसको विस्तार से। उसके बाद आपको भारतीय मरुस्थल, यहाँ थार का मरुस्थल देखने को मिलता है, अरावली की जो श्रेणी है
पर्वत श्रेणी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी ये आपको देखने मिलेगी, विंध्य पर्वत श्रेणी देखने मिलेगी। नदियों में आप देख सकते हैं, देखिए ये नीचे आपको दक्कन का पठार देखने मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार, और गारो खासी जयंती है जो पहाड़ी ये देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये जो हिमालय है ये देखिए अराकान युमा के नाम से ये म्यांमार में देखने को मिलता है। बहुत सारी नदियों का जो तंत्र है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नीचे आप देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ और जो बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, द्वीप समूह। तो ये सारी चीज़ हम जो है विस्तार से इसको जो है जब मेंस का हमने टॉपिक पढ़े थे वहाँ पे इसको कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो हम देखने वाले हैं यहाँ देखिए विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और मॉडल प्रश्न के बारे में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें, हमारा कोड है सरकार 10, सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं। तो पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। और निम्न कथनों पर देखिए यहाँ पे अगर देखें तो भारत में हिमालय जो है केवल 5 राज्यों में फैला है। तो हिमालय 5 राज्यों में नहीं फैला, हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात है, उसके अलावा देखें महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है, कर्नाटक है और केरल है। 5 तो ये हो गए। एक तमिलनाडु में फैला है, तो ये भी गलत हो गया। पुलिकेट झील 2 राज्यों में फैली, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये ऑप्शन बस सही है, यानी तीसरा ऑप्शन बस सही है, यानी कि बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है आपका देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख में फैला है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और आंशिक रूप से अलग अलग जो राज्य है उनमें फैला हुआ है। तो पहला ऑप्शन हमारा वहाँ कैंसिल था, क्योंकि ये 5 राज्यों से ज़्यादा में फैला हुआ है। यहाँ देखिए सेकंड नंबर का जो ऑप्शन था वहाँ पे भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यानी कि 5 राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी हमारा कैंसिल था। और तीसरा ऑप्शन हमारा सही था। कैसे? पुलिकेट झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्यों की सीमा में विस्तृत है, ठीक है। और श्रीहरिकोटा जो नामक द्वीप है इस झील को सागर से अलग करता है, ठीक है। इसे लेगून का जो स्वरूप है वो भी प्रदान करता है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई जो पहाड़ियाँ है उनका सही अनुक्रम हमको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देखिए यहाँ पूर्वी तट पर अगर देखें तो नल्लामलाई पहाड़ियाँ पहले आती है, फिर जवादी पहाड़ियाँ आती है, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ और फिर अन्नामलाई की आती है, ठीक है। ये वाले क्षेत्र में आप जो एटलस है उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड आपको देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला भारत के नक्शे में आप देखिए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में नेलांग घाटी आपको देखने को मिलेगी। और अन्य जो घाटियाँ हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आपको ये देखिए ये सारी घाटी देखने मिली, कश्मीर घाटी, मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी। हिमाचल प्रदेश में देखिए कांगड़ा, किन्नौर, पार्वती, सांगला, ये सभी। उसके बाद उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं दून है, जौहर घाटी है, फूलों की घाटी है। बंगाल में न्योरा घाटी है। सिक्किम में आपको चुम्बी घाटी,
नागालैंड में जुकू घाटी, ये सभी आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं, दर्रों की बात की जा रही है, ठीक है, पास जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। तो दर्रे जो है जैसे माना और नीति दर्रा आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही, ये वाला भाग उत्तराखंड, ये आप देख सकते हैं। बोमडीला आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, ये आप मैप में आप निहार सकते हैं, देखिए पूर्वोत्तर राज्य है। जेलेपला जो दर्रा है वो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिक्किम। और सिपकिला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में, सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए जो देखिए सिपकिला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो डी नंबर का हमारा यहाँ पे गलत मतलब राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत भी वही है। और बाकी दर्रों के भी आप जो है यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो समतल मैदान को क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो है भाबर कहा जाता है। भाबर क्यों कहा जाता है आप देख सकते हैं, देखिए भाबर किसे कहा जाता है वो देख लीजिए पहले। जैसे पर्वतों से जब नदियाँ निकलती है तो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर के कारण जो है वो कैसी हो जाती है, उनका जो धारा है वो छिप जाती है। धारा के छिप जाने के कारण जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। जब इस प्रकार की स्थिति खत्म हो जाती है तो नीचे जो भाग है वहाँ पे नदियाँ फिर से दिखने लगती है। तो नदियाँ फिर से दिखने लगी यानी कि वो जो भाग है वो तराई कहलाता है, ठीक है। और ये तो उत्तराखंड की जो घाटी है इसको दून कहा जाता है। और दूसरी चीज़ खादर किसे बोला जाता है, ये जो है जरोड़ जब है बाढ़ के आने के कारण जरोड़ के जो दो प्रकार होते हैं, एक तो बांगर होता है और एक खादर। तो बांगर मतलब बहुत पुरानी जो जरोड़ मिट्टी उसको बांगड़ कहा जाता है, और खादर मतलब जहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहती है उसको खादर कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, भाबर यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए जो मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली बोला जाता है, राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई जो है श्रेणी में है। तो ये गलत है, ठीक है, राष्ट्रीय वन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय वन के निकट पथराकुड़ू डावू जो जल विद्युत परियोजना है वो बनाने का प्रस्ताव है, बिल्कुल सही है ये। कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 हमारे सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो यहाँ सी नंबर का राइट आंसर पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए जो साइलेंट वैली है वन क्षेत्र केरल में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, ना कि नल्लामलाई श्रेणी पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ केरल में ना होकर कहाँ पे है, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी आपको देखने मिलेगी राजस्थान में, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी पर माउंट आबू में ये देखने को मिलेगी गुरु शिखर, ठीक है। राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। भारत के निम्न तटों में से कौन सा कृष्णा जो डेल्टा है एवं कैप कैमूरिन यहाँ इसके मध्य स्थित है। तो कृष्णा डेल्टा और कैप कैमूरिन के मध्य क्या स्थित है, कोरोमंडल तट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोरोमंडल तट देखने को मिलेगा। और चीज़ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखिए गुजरात और गोवा के मध्य जो तट है उसको कोंकण तट बोला जाता है। गोवा और मैंगलोर के मध्य तट को क्या बोला जाता है, कन्नड़ तट। और मैंगलोर और केरल के मध्य जो तट है उसको बोला जाता है मालाबार तट। मालाबार तट आपके मतलब आपको पता भी होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं बंगाल से गोदावरी तट को उत्कल या उत्तरी सरकार बोला जाता है पूर्वी भाग में। गोदावरी से कृष्णा को बोला जाता है गोलकुंडा, और कृष्णा से कन्याकुमारी कैप कैमूरिन तक को कोरोमंडल तट बोला जाता है पूर्वी तट में। और ऊपर वाले हमने पश्चिमी तट की बात करें हैं। 3 भागों में इसको बांटा गया है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक जो है 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। 10 डिग्री जलमार्ग, देखिए जलमार्ग जो होता है छोटा संकरा रास्ता होता है। तो जितने डिग्री अक्षांश होती है उतनी डिग्री को उसको जलमार्ग मतलब 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री इस प्रकार से नाम दे दिया जाता है। तो 8 डिग्री वाला आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट आप देख सकते हैं भारत का जो है ये मुख्य भूमि का भूभाग है मेन, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट, उसके जस्ट नीचे चले तो 8 डिग्री मिलता है, फिर 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री। 10 डिग्री आपको बांटने को मिलता है अंडमान और निकोबार। तो देखिए यहाँ अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इन दोनों को अलग करने का काम करता है 10 डिग्री। तो राइट आंसर भी हमारा ए होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं 6 डिग्री जो ग्रैंड चैनल है वो इंडोनेशिया सुमात्रा को ग्रेट निकोबार के मध्य यहाँ देखने को मिलता है। 8 डिग्री आपको मालदीव और मिनिकॉय के मध्य देखने को मिलेगा। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य देखने को मिलेगा। 10 डिग्री लिटिल यानी छोटा अंडमान और कार निकोबार यानी कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। डंकन मार्ग आपको दक्षिणी अंडमान और जो छोटा या लघु अंडमान के मध्य देखने को मिलेगा। पाक की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु या मन्नार की खाड़ी
श्रीलंका के मध्य देखने मिलेगी। लक्षद्वीप सागर आपको लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य देखने को मिलेगा। चलिए, निम्न में से हिम मतलब जो है निम्न हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में हिम रेखा कहाँ किसके बीच में होती है? ये होती है 4300 से 6000 मीटर जो है पूर्व में होती है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए होगा। इसके अलावा निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो विशालतम हिमनद कौन सा है? ये है डी नंबर, यानी सियाचिन सबसे विशालतम हिमनद है। और आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए उसके बाद हिस्पर आप देखें तो 60 किलोमीटर देखने को मिलेगा। सियाचिन आपको 76 जो कि काराकोरम लद्दाख में, हिस्पर आपको 60 देखने को मिलेगा काराकोरम लद्दाख में। वियाफो ये भी 61 देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे काराकोरम लद्दाख में। वोल्टेरो 58 किलोमीटर काराकोरम लद्दाख में। इसके अलावा बाकी और आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। स्थल पिंड किस ओर सरका है? तो देखिए, जब गोंडवाना लैंड का भाग था हमारा भारतीय भाग, तो वो कहाँ सरका है? ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है यानी कि उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर ये सरका हुआ है। तो पहला हमारा राइट आंसर है उत्तर को। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो भौगोलिक प्रभाव क्या क्या होता? जैसे हिमालय नहीं होता, तो हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की जो ठंडी पवनें वो यहाँ पे आती। उसके बाद भारत में बस जो वर्षा है वो नहीं होती, बहुत सारी चीज़ होती। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जरोड़ से वंचित रह जाता है, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि हिमालय से आने वाली नदियों के कारण जरोड़ मैदान आपको देखने को मिलता है उत्तर भारत में। उसके बाद मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। सही बात है, क्योंकि यहाँ से जो उत्तर मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, हिमालय से टकरा कर यहाँ वर्षा होती है, तो ये परिवर्तित यहाँ पे होता है, यानी भिन्न होता है, अलग होता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ सही है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है, 1 2 3 तीनों। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। तो विशाल भूखंड का भाग था कौन से? तो जैसे कि ये है पृथ्वी के अंतर्गत ऊपर वाला भाग जो है भूखंड का भाग अंगारा लैंड कहलाता है, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। इसके अलावा जो है निम्न में भारत में जो है कोयला उत्पन्न करने वाला भूमिकीय समूह देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं गोंडवाना जो है मुख्य यहाँ पे भूमिकीय समूह देखने को मिलता है। भारत की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। ठीक है, तो यहाँ गॉडविन ऑस्टिन है। और अगर हिमालय की पूछा जाए तो एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। और भारत में स्थित अगर पूछा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा। ठीक है, जो कि सिक्किम में देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ पे भारत की पूछा गया तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है। अब केटू कहाँ पे है? केटू आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? लद्दाख में देखने को मिलेगी। ठीक है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, परंतु बाद में ये 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, 8611 मीटर देखने को मिलती है। इसके अलावा कंचनजंगा देखने को मिलती है। ठीक है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा, इसके अलावा केदारनाथ, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी जो है हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी? जैसे कि मैंने अभी बात किया था, नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। और बाकी भी आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी स्थिति देखिए, नेपाल में है 8848 है और बढ़ते जा रही। ठीक है, खोजकर्ता सर जॉर्ज एवरेस्ट थे जिनके नाम पर ये चोटी का नाम है। और अन्य नाम अगर देखें, चोटी जो है यहाँ 15 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। महान हिमालय का निर्माण निम्न में से किस युग में हुआ? तो महान हिमालय का निर्माण जो है देखिए, यहाँ प्लेयोसीन में भी नहीं हुआ है, मायोसीन में भी नहीं हुआ है, ओलिगोसीन में भी नहीं हुआ। तो मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि हिमालय का जो निर्माण है वो सेनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न जो संपीड़न बल है उसकी बलन प्रक्रिया के कारण हुआ। जैसे देखिए, एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से टकराती है तो इस प्रकार से बलन की स्थिति हो जाती है, तो उसी कारण जो है हिमालय का निर्माण देखने को मिलता है। निम्न में से मध्य हिमालय का भाग नहीं है। तो मध्य हिमालय का भाग देखिए, पीर पंजाल भी है, नाग टिब्बा भी है, मसूरी श्रेणी भी है, परंतु जास्कर श्रेणी मध्य हिमालय का भाग नहीं है। तो राइट आंसर भी हमारा बी होगा। और देखिए, मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत कई श्रेणियों का विस्तार देखा जाता है। इन्हें लद्दाख व जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल
हिमाचल प्रदेश धौलाधार श्रेणी, उत्तराखंड में मसूरी नागटिब्बा, नेपाल में महाभारत श्रेणी व बंगाल में दार्जिलिंग श्रेणी कहा जाता है। जास्कर श्रेणी मध्य हिमालय की ना होकर कहाँ की है, ये ट्रांस हिमालय की है। तो हमने देखे थे जास्कर जो है काराकोरम, ये सारी जो है कहाँ की है, ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मिकिर पहाड़ियों का विस्तार है, तो यहाँ देखिए मिकिर पहाड़ियाँ आपको कहाँ देखने मिलेगी, असम के अंतर्गत, असम राज्य के अंतर्गत देखने को मिलेगी मिकिर पहाड़ियाँ। तो पूर्वोत्तर राज्य में फैली ये उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। इनमें से कई पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा के रेखा के साथ फैली हुई है, जैसे पटकोई जो अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मिजो हिल्स ये मिजोरम में, लुसाई पहाड़ी भी यहीं पे है। पूर्वोत्तर पहाड़ियों में मिकिर पहाड़ियों का विस्तार असम राज्य में देखा जाता है। भारत में कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है, तो यहाँ देखिए भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है, नेपाल हिमालय आपको भौतिक प्रदेश के रूप में सबसे बड़ा देखने को मिलता है। तो आप ये जो है नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, इन सभी के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। निम्न में से जो है किस भौतिक प्रदेश में हिमालय नदियाँ सतह से अदृश्य होकर बहती है, तो आपको मैंने बताया था जहाँ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या जो भी है उसके कारण नदियों की जो धारा है वो प्रभावित होती हुई नहीं दिखती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाबर। और जहाँ दिखना शुरू हो जाती नीचे उसको तराई बोलते हैं। पुरानी जरोड़ को बांगर बोला जाता है और नई जरोड़ को खादर बोला जाता है। तो हमारे यहाँ राइट आंसर भाबर होगा, बी नंबर का। बांगर प्रदेश का निर्माण हुआ है, बांगर प्रदेश का निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, डी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा। और अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित डोडा बेट्टा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2633 मीटर है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि अन्नामलाई पहाड़ी केरल में स्थित है। अनाईमुड़ी ये जो है 2695 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है तो देखिए छोटा नागपुर का पठार ये भी नहीं है, मालवा का पठार ये भी नहीं है, शिलांग पठार ये भी नहीं। तो उपरोक्त में सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ देखिए शिलांग का पठार आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, पूर्वी पठार का भाग नहीं है। कार्बी एंगलोंग पठार आपको असम में देखने को मिलेगा, प्रायद्वीपीय पठार का जो है मतलब यहाँ देखिए शिलांग का पठार जो है मेघालय एवं कार्बी एंगलोंग पठार असम हिमालय, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। हिमालय मतलब यहाँ पे देखिए जो ऊपर ऑप्शन दिए थे वो तीनों ऑप्शन हमारे किस में नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। परंतु यहाँ जो शिलांग और कार्बी एंगलोंग है असम हिमालय के, मतलब जो असम में है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और हिमालय जो उत्पत्ति है उसके समय भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व में खिसकने के कारण यहाँ राजमहल और मेघालय पठार के बीच में जो भ्रंश है वो बन गया। और वही यहाँ पे देखें तो आपको जो है बंगाल के आसपास यानी बांग्लादेश में आपको जो है बीच में दरार देखने को मिलती है, इसी के कारण, ठीक है, जरोड़ यहाँ पे जमा हो गई है। निम्न में से कौन सा द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है लैंडफॉल द्वीप यहाँ सबसे उत्तरी द्वीप माना जाता है, किसका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी तो कौन सी है, ये सैडल पीक के नाम से जानी जाती है सर्वोच्च चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अच्छा यहाँ देख भी लीजिए आप, देखिए 738 मीटर देखने को मिलता है, हालांकि ये चेंज भी है, ये एनसीईआरटी के अनुसार है ये, ठीक है। सैडल पीक की ऊंचाई। कोरबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो कोरबा आपको देखने मिलेगी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। विश्व के कितने देशों में हिमालय का जो विस्तार है वो देखा जाता है, तो कितने देशों में देखा जाता है, 5 देशों में। 5 देश कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, भारत है, पाकिस्तान है, ये देखिए भारत पाकिस्तान, उसका चीन में भी देखा जाता है, नेपाल में भी देखा जाता है और भूटान में भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये 5 देशों में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भारत के जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर व लद्दाख एवं 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश पूर्णतः हिमालय से घिरे हुए हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये असम के अंतर्गत आप देखने को मिलेगा माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, अच्छा इसका उद्गम स्थल आपको बताना ब्रह्मपुत्र नदी का, आगे हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि लक्षद्वीप समूह के किस द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, तो ये पिटली जो द्वीप है यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे जो है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में विस्तृत 35 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जिसमें 11 द्वीपों पर ही मानव अधिवास है
और यहाँ देखिए लक्षद्वीप समूह के अन्य द्वीप में अब देखें तो चैटलेट है, बिन्ना है, अमीन, सोहेली, मिनिकॉय, कावस्ती, ये सभी देखने को मिलेगा। और इन द्वीपों को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारत में मिलने वाले एटॉल लक्षद्वीप में ही पाए जाते हैं। और यहाँ देखिए लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप है, 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से पृथक होता है। लक्षद्वीप कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं, ये भारत के नक्शे में। भारत का एकमात्र सक्रिय सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो निम्न में से किस स्थान पर है, तो ये देख सकते हैं बैरन, जो कि यहाँ देख सकते हैं अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक। इसके अलावा निम्नलिखित में से द्वीपों और उनके नवीन नामों के जो युग्म है उनमें सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे मोदी जी गए थे वहाँ पे 3 द्वीपों का नाम यहाँ पे चेंज हुआ, तो 3 द्वीप कौन कौन से, जैसे रॉस द्वीप को यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम दिया गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप, परंतु बूचर द्वीप यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप ये देखने को नहीं मिलता, तो सही यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए 31 दिसंबर 2018 को यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर मतलब नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा जो है पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराए जाने के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर ये 3 द्वीपों का नाम यहाँ पे चेंज किया गया, ठीक है। और उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप एवं महाराष्ट्र के बूचर द्वीप का नाम बदलकर जवाहर द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए सिंधु व सतलज नदी के मध्य वाले पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय, बिल्कुल सही है। गंगा यमुना नदी के उद्गम को एक कुमायूं हिमालय के नाम से, कुमायूं हिमालय से यहाँ पे होता है गंगा यमुना का उद्गम, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं, ठीक है। हिमालय से कोबाल्ट, निकेल और जो है यहाँ पे देखिए कोबाल्ट और निकेल आदि का खनन होता है, तो सिर्फ कोबाल्ट और निकेल यहाँ पे खनन नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हिमालय जाड़ों में आने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता, बिल्कुल सही है। हिमालय की हिम के पिघलने से अनेक वर्ष बहनी नदियाँ निकलती, बिल्कुल सही है। 2 और 3 हमारे सही हैं, बी नंबर का राइट आंसर है। और यहाँ देखिए हिमालय के अंतर्गत कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, इसके अलावा एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सभी धात्विक खनिज तथा कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। निम्न कथनों में यहाँ देखना है हमको, देखिए पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात राज्य से लेकर कन्याकुमारी तक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का जो निर्माण है डेल्टा क्षेत्र से मिलकर हुआ, बिल्कुल सही। तो 1 और 2 दोनों सही हैं यहाँ पे, ठीक है, सी नंबर का राइट आंसर है। निम्न कथनों में विचार करना है और यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र मैदान का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये देख सकते हैं गलत है। तीसरा सुबनसिरी और लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, बिल्कुल सही है, तो 2 नंबर हमारा सही है, नहीं बी राइट आंसर होगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान पर स्थित है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत क्यों है अभी देखेंगे हम। इसके अलावा दक्षिणी अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी गलत है। लिटिल अंडमान के उत्तर में ही 10 डिग्री चैनल का विस्तार, ये भी गलत है। तीनों यहाँ पे गलत है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है, ना कि मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान जो है अंडमान द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा अंडमान द्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान द्वीप है और लिटिल अंडमान के दक्षिण में ही 10 डिग्री चैनल का विस्तार है, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में समस्थैनिक संतुलन स्थापित हो चुका है, तो ये गलत है। भारतीय प्लेट अब यूरेशियाई प्लेट की ओर गतिमान है, बिल्कुल सही है, तो 2 बस हमारा सही है, बी नंबर का राइट आंसर है। और यहाँ देखिए हिमालय क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधियों का होना इस बात का प्रमाण है कि इस पर्वत श्रृंखला में अब तक समस्थैनिक संतुलन स्थापित नहीं हो चुका, क्योंकि अभी भी ये जो है अपनी परिवर्तन की अवस्था से गुजर रहा है। निम्न कथनों में यहाँ विचार करना है और आप देखिए यहाँ पे डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच में, बिल्कुल सही है। 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनिकॉय से अलग करती है, बिल्कुल सही है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों यहाँ हमारे सही हैं, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। निम्न कथनों में विचार करना है और आप देखिए यहाँ पे सही को पूछा गया है। ये देखिए गंगा का जो मैदान है पश्चिम में यमुना और पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बीच समतल भाग है, तो ये बिल्कुल सही है। हिमालय से निकली नदियाँ जरोड़ पंख का निर्माण नहीं करती, ये गलत है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है, यानी कि केवल एक ए नंबर का राइट आंसर होगा। और यहाँ देखिए हिमालय से निकली नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जरोड़ पंख का निर्माण करती है, जो कि त्रिभुजाकार होते हैं। निम्न कथनों में विचार करना है और ये देखिए रायलसीमा का पठार दक्षिण दक्कन के पठार का हिस्सा है, तो ये सही है, ठीक है।
काठियावाड़ का पठार, प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण, ये भी बिल्कुल सही है, यानी सी नंबर का राइट आंसर है। निम्न कथनों में यहाँ पे विचार करना है और देखिए जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है, तो ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत जो है भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसके अलावा भी है। देखिए यहाँ पे डी नंबर का राइट आंसर है, तो ये देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है, और विंध्य पर्वत को पूर्व में भांडेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी इस नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है, और दो भ्रंश घाटियों के मध्य जो पर्वत है उसको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत जो है भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ असत्य कथनों को यहाँ पे पूछा गया था, तो दोनों यहाँ पे जो है सही है, ठीक है। और हमको असत्य बताना था, तो कोई भी असत्य यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखिए जो विंध्य पर्वत है वो मालवा के दक्षिण में है, और ब्लॉक पर्वत एकमात्र उदाहरण मतलब सतपुड़ा जो है एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है भारत के अंतर्गत, ये हमको देखने को मिलेगा। सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है सही उत्तर चुनना है, ये आप देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यह नदी जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखुरचू के निकट एवं हिमनद से निकलती है, बिल्कुल सही। सुएक, गिलगित, काबुल, खुर्रम इसकी सहायक नदी, अब ये भी बिल्कुल सही है। मिठानकोट के निकट पंचनद का जल जो है जल प्राप्त करती है, ये भी बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है सिंधु नदी के संदर्भ में। तो ये कंप्लीट रूप से हमारे जो है भारत का भौतिक विभाजन के अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ हमने देखे हैं, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। और आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर जो है सरकार स्टडी विद एजुकेशन एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्वेंसली सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर है, जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा, और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा, स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें, और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं।